हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू एंथ्रोपोलॉजी फॉर यूपीएससी। और आज हम लोग डील करने वाले एक क्वेश्चन को, हाउ डज नेचुरल सिलेक्शन एक्ट ऑन वेरिएशन। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में आ चुका है और आगे भी आ सकता है। तो ये 15 मार्क्स और 20 मार्क्स किस में भी आ सकता है, क्योंकि बड़ा आंसर होता है इसका। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं कि नेचुरल सिलेक्शन भाई कैसे वेरिएशन करवाता है, जेनेटिक वेरिएशन। ठीक है, देखिए ये इंट्रो जो है, यहाँ तक का इंट्रो जो है, ये पहले के डार्विन के थ्योरी में भी और उसके पहले के भी आंसर्स में आपको मिल जाएगा। अगर आपने डार्विन की थ्योरी अभी तक नहीं देखी है तो जाकर ज़रूर देख लीजिए। तो डार्विन ने अपने बुक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज़ में कहा था 1859 में कि डिफरेंशियल रेट ऑफ रिप्रोडक्शन एंड कैपेसिटी ऑफ एडेप्टेशन लीड्स टू सिलेक्शन ऑफ सर्टेन ट्रेट्स बाय नेचर विच आर बेटर फिटेड टू द इन्वायरमेंट। डिफरेंशियल रेट ऑफ रिप्रोडक्शन क्या होता है, पहले ये समझते हैं। जब अलग अलग स्पीसीज़ या अलग अलग इंडिविजुअल्स अलग अलग रेट पर रिप्रोड्यूस करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप ह्यूमंस की बात करें तो रूरल एरिया में रिप्रोडक्शन रेट हाइयर है, अर्बन एरियाज़ में रिप्रोडक्शन रेट लोअर है। क्यों? क्योंकि रिसोर्सेज अलग अलग हैं दोनों जगह अवेलेबल। तो उसकी वजह से यह अलग अलग स्पीसीज़ में भी कैपेसिटी ऑफ एडेप्टेशन सेकेंड फैक्टर है कि कौन कितना अडेप्ट कर पा रहा है। तो ये डिपेंड करता है उसके वेरिएशन पे। वेरिएशन मतलब जेनेटिक म्यूटेशन पे, सॉरी। तो जेनेटिक म्यूटेशन किसका कैसा है, कौन किससे बेटर जीन वाला है, उसके अकॉर्डिंग वो सरवाइव करता है इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली। तो जिसका बेटर एडेप्टेशन होगा, जो बेटर फिटेड होगा इन्वायरमेंट के प्रति, उसका सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन का चांस बढ़ जाएगा। ठीक है, यानी उसका जीन जो है वो आगे ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो ड्यूरिंग द स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस ओनली सच इंडिविजुअल सर्वाइव हु एग्जिबिट वेरिएशंस दैट प्रूव टू बी बेनिफिशियल इन द चेंजिंग इन्वायरमेंट। तो आपको पता होगा डार्विन्स थ्योरी से कि डार्विन ने यह आर्ग्यू किया था कि म्यूटेशन ऑलरेडी हो रखा है, इंडिविजुअल्स में म्यूटेशन अपने आप हो जाता है। अब नेचर जो उस पर एक्ट करती है, इन्वायरमेंट बदलता है, तो जो बेटर सूटेड होता है वो आगे बढ़ जाता है, उसका पॉपुलेशन आगे बढ़ जाता है। जो बेटर सूटेड नहीं होता है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। तो वही यहाँ पे बात कही गई है कि जो बेनिफिशियल होता है वही आगे बढ़ता है। इसी बात को हम लोग एक चार्ट से, फ्लो चार्ट से दिखा देंगे कि डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन या नॉन रैंडम मेटिंग हो। देखिए डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन तो बता दिया मैंने आपको। नॉन रैंडम मेटिंग होता है कि आप किसी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स को देखकर मेट कर रहे हैं। जैसे ह्यूमंस में की जो शादी होती है वो नॉन रैंडम होती है। हम लोग ऐसी किसी से शादी नहीं कर लेते हैं, अपना कुछ प्रेफरेंस होता है लोगों का, उस अनुसार शादी होता है। तो हम लोग नॉन रैंडम मेटिंग करते हैं। ठीक है, रैंडम मेटिंग नहीं करते। वैसे ही जंगली जानवर में भी एप्स जो होते हैं, अब जो फीमेल्स होती हैं वो सबसे तगड़े वाले मेल्स को पसंद करती हैं। ये पीकॉक में भी ऐसे ही होता है, सारे जिन एनिमल्स में ऐसे ही होता है। तो बहुत सारे स्पीसीज में नॉन रैंडम मेटिंग होता है, मतलब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, फिजिकल एट्रीब्यूट्स को देखकर मेटिंग किया जाता है। तो इससे क्या होता है कि भाई जो अच्छे नहीं दिख रहे हैं, जो एकदम से ख़राब है इंडिविजुअल्स, वो ऐसे ही इलिमिनेट हो जाता है उनका जीन, और कुछ जीन सिलेक्ट हो जाता है। और दूसरा डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन, जो ज़्यादा बच्चा पैदा करेगा उसका भाई ज़्यादा चांस है कि वो आगे बढ़ेगा। तो ये दोनों केस हो गया। इससे, इसकी वजह से इलिमिनेशन या सिलेक्शन होता है। अब सिलेक्शन किसका होगा? जो बेटर अडेप्टेड होगा न्यू इन्वायरमेंट के प्रति। और फिर उससे क्या होगा, अगर कोई नया नया तरह का इंडिविजुअल का आबादी बढ़ता है तो वो उस स्पीसी के जीन फ्रीक्वेंसी में बदलाव ले आता है। और इसी टर्म को हम लोग कहते हैं ऑर्गेनिक इवोल्यूशन हो गया। उस स्पीसी का इवोल्यूशन हो गया, चेंज हो गया उसमें कुछ। ठीक है, अब देख लेते हैं कि सिलेक्शन कितने प्रकार का होता है, नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा स्टेबलाइजिंग, डायरेक्शनल, डिसरप्टिव। ठीक है, तीन प्रकार के फॉर्म्स मिलेंगे आपको। देखिए स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन होता है जब नेचुरल सिलेक्शन के थ्रू एक्सट्रीम फॉर्म्स को एलिमिनेट कर दिया जाता है और एक इंटरमीडिएट फॉर्म जो है वो थ्राइव कर जाता है। एग्जाम्पल में आपको दिया गया है, न्यू बॉर्न का एग्जाम्पल दिया गया है। न्यू बॉर्न जो बेबीज़ होते हैं ह्यूमंस के, वो जब ह्यूमंस का इवोल्यूशन हो रहा था तो 2 केजी के भी बेबीज़ पाए गए कुछ इंडिविजुअल्स के, और कुछ 10 केजी के भी इंडिविजुअल्स पाए गए बच्चे जन्म के समय। तो नेचर, देखिए धीरे धीरे हम लोग जब बाईपेडल हो रहे थे, 2 पैर से चलना सीख रहे थे, तो हम लोग का जो पेल्विक
ग्रिडल है, जो हमारा पेल्विस रीजन है, वो इस तरह से चेंज हुआ कि बड़ा बेबी को एकोमोडेट करने का जगह नहीं बच रहा था। तो देखिए बड़ा वाला तो इसलिए एलिमिनेट हो गया, 10 केजी का बच्चा हम लोग रख के 2 पैर पे चल ही नहीं सकते थे, तो इसलिए ये एलिमिनेट हो गया। 2 केजी का बच्चा इसलिए एलिमिनेट हो गया क्योंकि इतना वीक था कि इसका सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो जाता था 2 केजी से कम वाले का। 2 केजी काफ़ी कम है। तो हमारा जो नेचुरल सिलेक्शन हुआ वो इस तरह हुआ कि इस रेंज में सब तरह के इंडिविजुअल मौजूद थे सोसाइटी इन्वायरमेंट में। तो जो इंटरमीडिएट रेंज था 4 से 8 केजी के बीच का रेंज, उसको फेवर किया। मतलब कि ये जो लाइन था ये अंदर की तरफ कंप्रेस हो गया, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम लोग स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। और जो मोस्टली जो अवेलेबल मिलते हैं बच्चे वो 5 to 6 केजी के मिलते हैं आजकल, ठीक है। नेक्स्ट है डायरेक्शनल सिलेक्शन। इसमें क्या होता है कि वन एक्सट्रीम फॉर्म को फेवर करता है नेचर और उसको बढ़ा देता है। फॉर एग्जांपल सिलेक्शन ऑफ फास्ट अलील फॉर अल्कोहल मेटाबॉलिज्म इन ओरिएंटल रीजन, ठीक है। तो जो वेस्टर्न सोसाइटी है, जो ठंडा देश है, वहाँ पे अल्कोहल बहुत ज़्यादा सालों से कंज्यूम हो रहा है, तो वहाँ पे ऐसे जीन्स आगे बढ़े हैं जो अल्कोहल को बहुत जल्दी डाइजेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और हमारे यहाँ ऐसा नहीं, हमारे यहाँ तो दारू पी के सब पागल हो जाता है, लेकिन वेस्ट में ऐसा कम होता है, ठीक है। वहाँ भी हो जाता है, ओवरडोज करोगे तो कहीं भी हो जाओगे, लेकिन वहाँ फिर भी कैपेसिटी यहाँ से ज़्यादा है। तो जो जल्दी जल्दी डाइजेस्ट कर सकता था अल्कोहल को, उनको ज़्यादा फेवर किया है नेचर ने। तो इसलिए ये जो इक्विलिब्रियम का जो लाइन है वो इधर शिफ्ट हो गया, ठीक है। इस तरफ और एक्सट्रीम हो गया, जो जितना फास्ट डाइजेस्ट करने वाला इंडिविजुअल्स था वो और बढ़ गया सोसाइटी ने, वहाँ के सोसाइटी में, ठीक है। नेक्स्ट डिसरप्टिव सिलेक्शन। इसमें क्या होता है कि इसमें दोनों एक्सट्रीम फॉर्म को फेवर करता है नेचर, और इंटरमीडिएट वाला ख़त्म हो जाता है और एक्सट्रीम वाला बढ़ जाता है। तो ऐसा कैसे हो सकता है भाई, आप सोच सकते हैं। तो इसके लिए एक एग्जांपल है अफ्रीकन स्वैलो टेल बटरफ्लाई, जो कि मैंने यहाँ पिक्चर लगाया, इसको ध्यान से देखिए। सुंदर सा ये तितली है, जिसको कि तितली खाने वाले जितने जीव है, रेप्टाइल्स बेसिकली, वो इसको खाना चाहते हैं। रेप्टाइल्स घात लगा के इसका शिकार करते हैं। तो इसने क्या तरकीब लगाई, इसका अदर नाम पेपिलियोडार्डेनस भी है, ठीक है। ये मिमिक करने लगा, कॉपी करने लगा किसको, डिस्टेस्टफुल स्पीसी, अपने जैसे ही दिखने वाले अदर तितली का रंग धारण करने लगा, जो कि बहुत ही गंदा स्वाद वाला था, जिसको कि रेप्टाइल्स नहीं खाना चाहते थे। तो उससे क्या हुआ कि इनका जो है सर्वाइवल बढ़ गया, ठीक है। और इस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं बार्टीजियन मिमिक्री, जिसमें कि वो अपने जैसे दिखने वाले डिस्टेस्टफुल स्पीसी का कलर रूप रंग ले ले, लेकिन वो एक्चुअल में वैसा नहीं हो अंदर से। तो उसको कहते हैं कि बार्टीजियन मिमिक्री का फिनोमेना यहाँ पे हो रहा है टू एस्केप प्रेडेटर्स, ठीक है। तो इसमें इंटरमीडिएट फॉर्म जो है वो रिमूव हो गया और पॉपुलेशन स्प्लिट हो गया दो में, ओरिजिनल और मिमेटिक पॉपुलेशन में। तो वही एक तरफ ओरिजिनल है, एक तरफ मिमेटिक है, बीच में जो जितने हैं उनका देखिए खात्मा हो गया, क्योंकि उसको खा जाएगा रेप्टाइल्स। तो या तो ओरिजिनल डिस्टेस्टफुल वाले बचेंगे, जो कि बहुत सच में कड़वा लगता है खाने में, तो वो बच जाएंगे, या तो ये बच जाएंगे क्योंकि इन्होंने डिस्टेस्टफुल वाले का रंग रूप ले लिया, ठीक है। तो ये आई होप आपको डिसरप्टिव सिलेक्शन समझ में आ गया होगा कि डिसरप्ट हो रहा है और एक्सट्रीम फॉर्म को सपोर्ट कर रहा है नेचर, दोनों एक्सट्रीम फॉर्म को, एक को भी नहीं, दोनों। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ सिलेक्शन। देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ सिलेक्शन में हम लोग को 3 चीज़ पढ़ना है, डेंसिटी डिपेंडेंट सिलेक्शन, फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट सिलेक्शन और ग्रुप सिलेक्शन। तो आइए देख लेते हैं सबसे पहले डेंसिटी डिपेंडेंट सिलेक्शन क्या होता है। डेंसिटी मतलब देखिए अभी जो एग्जांपल हमने देखा था बटरफ्लाई वाला, उसी से समझते हैं इसको कि एडवांटेज कब तक रहेगा इस डार्डेनस भाई को। पेपिलियो डार्डेनस भाई तभी तक एडवांटेज में रहेंगे जब तक उनका जो पॉपुलेशन है वो ओरिजिनल वाले डिस्टेस्टफुल स्पीसीज से कम रहेगा। और मैं आपको एक पिक्चर भी दिखा देता हूँ, ये देखिए, ये पेपिलियो डार्डेनस ओरिजिनल मेल है, ये ओरिजिनल फीमेल है। ये अपना कलर इस तरह का कर लेता है, ठीक है, ऐसे चेंज करते करते इस तरह का हो जाता है। ये जो है ये वहाँ पाया जाने वाला कोई डिस्टेस्टफुल स्पीसी का रंग रूप है। तो इससे क्या होता है, भ्रमित हो जाते हैं इसके प्रेडेटर्स और इसको छोड़ देते हैं, ठीक है।
तो अब यहाँ पे बात हो रहा है कि ये जो डिस्टेस्टफुल स्पीसी है उससे कम था जब तक ये, तब तक उसका डेंसिटी बढ़ेगा, इसका पॉपुलेशन बढ़ते जाएगा। लेकिन जब ये ज़्यादा हो जाएगा और यही डिस्टेस्टफुल वाला कम हो जाएगा, पैपिलियो भाई सब ज़्यादा हो जाएंगे, तो ये ईजिली इनकाउंटर्ड बाय प्रेडेटर्स हो जाएंगे। पहले इन्हीं को इनकाउंटर करेगा वो, क्योंकि ज़्यादा है, तो इनका सिलेक्टिव डिसएडवांटेज यहाँ पे शुरू हो जाएगा और फिर इनका पॉपुलेशन घट के एक इक्विलिब्रियम में आकर सेट हो जाएगा। ठीक है, तो डेंसिटी डिपेंडेंट सिलेक्शन समझ गया आप। जब तक कम रहेगा डेंसिटी बढ़ेगा, ज़्यादा हो जाएगा तो फिर घटने लगेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट। कितना फ्रीक्वेंसी में कोई पाया जाता है, तो यहाँ पे एक प्लांट एल्कलॉइड का एग्जांपल दिया गया है। प्लांट एल्कलॉइड क्या होता है भाई, जो प्लांट्स को प्रोटेक्ट, एक केमिकल है एक तरह का एल्कलॉइड, जो प्रोटेक्ट करता है प्लांट को पेस्ट अटैक से। जिसमें जिसमें ये एल्कलॉइड्स ज़्यादा पाए जाते हैं उसमें पेस्ट जो है वो नहीं आना चाहते हैं, कि उनको अच्छा नहीं लगता वहाँ पे। तो ये मान लो सपोज दैट ये ए नाम का एल्कलॉइड जो है सबसे ज़्यादा है, बी उससे कम है, सी वैसे ही थोड़ा बहुत डिस्ट्रीब्यूशन है प्लांट एल्कलॉइड का। तो पेस्ट अटैक जब होगा तो धीरे धीरे इस ज़्यादा इनकाउंटर इसी से होगा, तो उससे क्या होगा, रेजिस्टेंस डेवलप हो जाएगा पेस्ट के अंदर इस ए के प्रति, ए एल्कलॉइड के प्रति। तो पेस्ट डेवलप रेजिस्टेंस अगेंस्ट मोस्ट फ्रीक्वेंटली डिस्ट्रीब्यूटेड प्लांट एल्कलॉइड। तो जो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी में होगा उससे रेजिस्टेंस होगा, तो फिर धीरे धीरे उसको अटैक करने लगेगा पेस्ट, फिर वो कम हो जाएगा। फिर जो सेकेंड बार में अब जो सबसे ज़्यादा एल्कलॉइड रहेगा अब उस पर चला जाएगा पेस्ट। तो इस तरह से प्रकृति जो है इक्विलिब्रियम बैठाने की कोशिश करते रहती है। ये एग्जांपल किसने दिया था, डोलिंगर एट ऑल, मतलब अदर्स ने, डोलिंगर एंड अदर्स। ग्रुप सिलेक्शन का जहाँ तक बात है, तो देखिए ग्रुप सिलेक्शन में एक ग्रुप अगर साथ में कहीं रहता है तो उसमें किसका जीन्स सिलेक्ट करेगा नेचर, तो वहाँ पे डोमिनेंट मेल का कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है, कि एक बबून है सपोज, उसमें डोमिनेंट मेल जो होता है वो सारी फीमेल्स बबून्स के साथ मेट करता है, ज़्यादातर के साथ वही मेट करता है, और सबसे जो बच्चे जन्म लेते हैं उनमें उसका जीन होता है। तो इस तरह से उसका जीन जो है वो आगे बढ़ जाता है और वो सरवाइव कर जाता है, मतलब कि उसका जीन प्रिवलेंट हो जाता है। लेकिन जब प्रेडेटर एनिमी चैलेंज करता है तो भाई सबसे पहले मरता भी वही है। तो इस तरह से बैलेंस हो जाता है उसका पॉपुलेशन, उसके ऑफस्प्रिंग्स भी ज़्यादा होते हैं और उसके मरने का रेट भी उसी अनुसार बढ़ते जाता है। तो ये ग्रुप सिलेक्शन देख लिया हम लोग। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग इकोलॉजिकल बेसिस ऑफ सिलेक्शन। देखिए यहाँ दो तरीका है, आर सिलेक्शन और के सिलेक्शन। ये आ भी चुका है, 2023 में भी आया था आई गेस, और पहले भी आया था। देखिए आर सिलेक्शन तब बोलते हैं हम लोग जब रिप्रोडक्टिव एफिशिएंसी ज़्यादा हो किसी सोसाइटी का, ग्रुप का, या एनिमल का, स्पीसी का, किसी का भी रिप्रोडक्टिव एफिशिएंसी ज़्यादा, मतलब ज़्यादा बच्चे पैदा कर रहे हो, तो उससे क्या होता है, उनका पॉपुलेशन बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि हाई जनरेशन पोटेंशियल और लो इंडिविजुअलिटी वाले जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो सोसाइटी में थ्राइव कर जाते हैं, इन्वायरमेंट में थ्राइव कर जाते हैं, जो ज़्यादा बच्चा पैदा कर सकते हैं। और ठीक है, तो उनका पॉपुलेशन बढ़ जाता है और इंडिविजुअलिटी कम होती है, मतलब उनका इंडिविजुअल स्टेटस बहुत कम होता है। सपोज़ गांव में एक फैमिली में 10-10 बच्चे जन्म लेते हैं, सोशल पर्सपेक्टिव में हम लोग वही देखना है यहाँ पे। तो उनको गांव में जो महिलाएं ज़्यादा बच्चे जन्म दे सकती हैं, ज़्यादा स्वस्थ हैं, उनकी शादियां जल्दी होती है। मतलब ऐसा जेनेटिक्स देखा जाता है शादी से पहले कि भाई अब वो बहुत वीक लेडी है, उनका शादी नहीं होगा जल्दी, क्योंकि वो पता है, गांव में लोगों को पहले पता था कि हमारे 10 बच्चे होने चाहिए कम से कम, तभी जाके हमारा जो लेबर है एग्रीकल्चर के लिए वो पूरेगा। तो ऐसे सिलेक्शन नेचर भी करता है, जिस जगह पे ऐसा इन्वायरमेंट हो जहाँ पे कि ज़्यादा पॉपुलेशन चाहिए सर्वाइव करने के लिए, तो वहाँ पे ऐसे इंडिविजुअल सेलेक्ट होते हैं जिनका हाई जनरेशन पोटेंशियल हो और लो इंडिविजुअलिटी हो, मतलब उनका इंडिविजुअल बहुत ज़्यादा कोई स्टेटस नहीं रहता है। के सिलेक्शन वहाँ ऑपरेट करता है जहाँ पे कि कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द एनवायरनमेंट जो है वो लो होता है, तो उसमें जेनेसिस भी लो करना पड़ता है और इंडिविजुअलिटी हाई होती है। मतलब कि सपोज शहरी इन्वायरमेंट में ह्यूमंस का देख लीजिए आप,
यहाँ 10 बच्चे कर देगा कोई पैदा तो रखना ही मुश्किल हो जाएगा। वैसे ही इन्वायरमेंट में भी होता है, ठीक है। इन्वायरमेंट में क्या होता है कि जहाँ पे रिसोर्सेस कम है वहाँ पे, जैसे लायन, सपोज लायन का एग्जांपल ले लीजिए आप। लायन एक एरिया में बहुत बड़े रेडियस में अकेला शेर वो रहता है, वो किसी और को नहीं रहने देता, मार देता है बाकी शेरों को। तो वो अल्फ़ा मेल का कहानी जो है वहाँ पे वैसे ही शेर के बच्चे सर्वाइव करेंगे मेल्स में, जो कि एकदम तगड़े होंगे, ठीक है। तो वहाँ पे के सिलेक्शन काम करेगा। और जहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन का ज़रूरत है, सपोज वुल्फ या और भी ऐसे स्पीसीज जहाँ बहुत ज़्यादा इंडिविजुअल्स होते हैं बर्ड्स में, तो उसमें अल्फ़ा अल्फ़ा होने की ज़रूरत नहीं है, बस लार्ज नंबर में होने की ज़रूरत है, तो वहाँ पे वो सर्वाइव कर जाएंगे। तो ये दोनों अलग अलग सिचुएशन की कहानी है, लेकिन आपको इकोलॉजिकल बेसिस के अंदर ये लिखना है। नेक्स्ट है सोशल पर्सपेक्टिव। अभी मैंने आपको बताया रूरल एरिया में फूड और स्पेस ज़्यादा होता है तो हाई रिप्रोडक्शन, लो इंडिविजुअलाइजेशन होगा। अर्बन सोसाइटी में स्कार्सिटी होता है फूड का और स्पेस का, तो लो रिप्रोडक्शन और हाई इंडिविजुअलिटी होती है। कंक्लूजन में आपको लिखना है कि देखिए भाई, नेचुरल सिलेक्शन तो बहुत वाइटल रोल प्ले करता है, मानते हैं, लेकिन इसके साथ साथ जेनेटिक म्यूटेशन, आइसोलेशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट, ये भी वेरिएशन और इवोल्यूशन करवाता है। तो इसके साथ आपका ये आंसर ख़त्म हो जाएगा। अगर कुछ वैल्यू एडिशन आप करना चाहते हैं तो कुछ कर सकते हैं। और आई होप आपको वेरिएशन, नेचुरल सिलेक्शन समझ में आ गया होगा, वेरिएशन पे कैसे काम करता है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।